तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों फाइनली हम लोग आप लोगों के लिए आए हैं कक्षा 12 के अध्याय संख्या 8। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन या तो फिर ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। कोशिश मैंने पूरी करी है कि पूरे चैप्टर के हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन इसमें से मिले। और आज का जो हमारा एमसीक्यू लेसन है बहुत आसान है। आपको क्या करना, आपको पॉज करना, उत्तर देना है, ठीक है। लाइव चैट में आप लिखते जाइए करेक्ट आंसर, देखेंगे किसके कितने करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? क्या वो एक त्वरित आवेश है, क्या वो एक स्थिर आवेश है, क्या वो एक अनावेशित आवेश है, क्या एक समान गति से करता हुआ कोई आवेश है? देखो, एक समान गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अनावेशित तो कोई उत्पन्न करता ही नहीं है। स्थिर आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक त्वरित आवेश ही जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का विमा सूत्र क्या होता है? बच्चों सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रकाश का वेग 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो सी स्क्वायर हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे इसकी विमा पूछी जा रही है, तो इसकी विमा सी स्क्वायर के बराबर होगी। अब सी तो प्रकाश का वेग है और वेग की विमा होती है L1 T-1। तो बच्चों इसका कर देंगे अपन वर्ग, तो हमारे पास आ गया L2 T-2। मैच कीजिए कहां है हमारे पास L2 T-2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिंपल सा प्रश्न था। आइए आगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी तरंग होती है? निम्नलिखित में से कोई नहीं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसके अंदर पार्टिकल जो होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करता है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभी जस्ट बताया C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर ऑप्शन नंबर बी साफ नजर आ रहा है यार। ये तो बहुत आसान से फर्जी से प्रश्न है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण केवल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है? केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है? विद्युत क्षेत्र व चुंबक क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है? बिल्कुल, ये वाला करेक्ट है क्योंकि हमने डायग्राम में ही देख रखा है, ठीक है। तो जो हमारी तरंग संचरण की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। कौन सा गलत है? गलत कौन सा भी इसमें से? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, करेक्ट लिखी हुई बात। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, भी बात सही लिखी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के वेग से। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सभी माध्यमों में समान होती है? नहीं भाई, माध्यम चेंज हो जाएगा तो तरंग की चाल तो चेंज हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें से बच्चों गलत स्टेटमेंट कौन सा लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विस्थापन धारा का व्यंजक क्या होता है? बच्चों आप सबको पता है, हमारे मैक्सवेल ने जो है विस्थापन धारा का ही समीकरण दिया था। और बच्चों विस्थापन धारा हमारे पास होती थी, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास होता था एप्सिलॉन नॉट d∅dt, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, चुंबकीय फ्लक्स नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपने को बी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास वो फॉर्मूला मॉडिफाई हुआ था, याद होगा सबको। एम्पियर का नियम मॉडिफाई हो गया था और वो कुछ इस तरीके का बन गया था। ये इस तरीके का हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ गया था। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र B एवं तरंग की चाल में संबंध। बहुत आसान होता है बच्चों। E/B जो होता है हमारे पास वो C के इक्वल होता है। अब देख लो इससे कौन सा बन रहा है, E = हमारे पास हो गया B × C। तो इससे हमने ये निकाला। अब देख लो इसमें से करेक्ट कौन सा निकल रहा है, बहुत आसान है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ईजी है, बहुत। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? परावर्तन करती है, ध्रुवण भी करती है, विवर्तन भी करती है, सारी करती है यार। नहीं करती है इसमें, सारी करती है। इसका मतलब ये सबके सभी प्रदर्शित, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश वेग है, प्रकाश तरंगे और प्रकाश तरंग जो होती है तो सभी करती है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, सभी करती है। 10वां प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबकत्व के नियम अनुसार
प्रकाश के निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक जैसी ही रहेगी। फिर चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लो, प्रकाश की चाल जो है 3 गुणा 10 की घात 8 है, तो वो 3 गुणा 10 की घात 8 ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। इसका आंसर आ जाएगा सब में कैसी रहती समान। 11वें पर आइए, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इसमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित है। पहला उसने बस ये मॉडिफाई करा था, बाकी तो 3 चोरी किए थे। तो वो अपने को क्या बोलता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कुल धारा के बराबर होती है, अभी आपको बताया था, ठीक है। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से नहीं, कुल विस्थापन धारा नहीं, धारा भी नहीं, कुल धारा से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन धारा भी एक तरीके की धारा ही है, तो उसका मात्रक थोड़ा ना चेंज हो जाने वाला है, मात्रक तो एम्पियर का एम्पियर ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उसका मात्रक भी एम्पियर ही रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। इस बार ये प्रश्न वैसे मुश्किल नहीं, आसान है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्रों में के बीच कलांतर कितना होता है। बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में आया था ये प्रश्न, अभी बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये पहले भी आ चुका है, ऐसा मत सोचो वहां से उठाया, पहले भी आ चुका है। दोनों के बीच में कलांतर 0 होता है, दोनों सेम पेज में चलती है, अपन ने बताया था ना, दोनों इधर है, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, और चलती कैसे आगे चल रही है, इधर 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 इधर। तो दोनों यहाँ पर एक ऊपर एक आगे, तो दोनों इस टाइम पे 0 है, मतलब यहाँ पे दोनों इनका जो विस्थापन है 0 है, दोनों एक साथ मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, ऐसे, ठीक है। ओके, 14 प्रश्न हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U जो होता है बच्चों हमारे पास होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि RMS E नॉट बाय √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करने पर ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से भी सेम ही होता है, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी RMS स्क्वायर, या 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व जो हमारे पास बी ई स्क्वायर के सीधे समानुपाती होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE, चुंबकीय घनत्व ऊर्जा, दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा वो है ही नहीं, दोनों बराबर होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा, पीछे भी डायग्राम बताया था कि दोनों जो होती है, दोनों की जो दिशा होती है, दोनों जो तरंगे होती है उन दोनों के लंबवत होती है, तो ई के समांतर नहीं हो सकती, बी के समांतर नहीं हो सकती। बच्चों हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करते वो करते ई क्रॉस बी, ठीक है ना। ई क्रॉस बी जब आप गुणा करोगे तो आपको उसकी दिशा मिलेगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ई क्रॉस बी, बी क्रॉस ई मत कर देना, गलत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या है, अब यही बताया था ई बाई बी का जो अनुपात होता है वो सी के बराबर होता है, तो बी बाई का अनुपात किसके बराबर हो गया, तो बी बाई पूछ रहा अपन से, तो ये 1/c हो गया। तो 1/c का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मात्रक अपन क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये सेकंड ऊपर जाके प्लस हो गया, मीटर ऊपर जाके माइनस हो गया, तो बी बाय ई का जो अनुपात है वो सेकंड पर मीटर के बराबर हुआ, सेकंड पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे आइए, ये बड़ा बहुत प्यारा प्रश्न लगा मुझे, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, प्यारा, ठीक है। देखो हमने पढ़ा हुआ है, अभी बोला था मैंने आपको, ई नॉट बाय बी नॉट या ई बाय बी जो है वो सी के बराबर होता है। अब इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो अपने को दे रखा है, जैसे के है, तो के किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय टी, और सी किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय टी। अब देखो इससे कुछ एडजस्टमेंट बैठता है क्या, तो ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय टी, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू, तो लैम्डा को नीचे ले जाओ और टी को नीचे ले जाओ। अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई से गुणा कर दूं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये तुम्हारा बन जाएगा के, और ये तुम्हारा बन जाएगा ओमेगा। तो अब देख लो कौन सा उत्तर इसमें से मैच कर रहा है।
ई नॉट के साथ है तुम्हारे पास के और बी नॉट के साथ है ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो यहाँ पे हमने हल्की सी गड़बड़ कर दी थी, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर दीजिए। म्यू नॉट तो नीचे आता है ना, तो ये हमारे पास बी आर एम एस ऊपर आएगा और म्यू नॉट हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व है। अब इसने मेरे से जो प्रश्न पूछा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व यू भी जो होता है वो मैंने आपको जैसा बताया 1/2 बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन सॉरी म्यू नॉट है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा इसके अंदर फिट बैठ रहा है। अब कायदे से तो अगर मैं वैसे चलूं फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से मुझे चलना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला मैं करेक्ट लगाऊंगा। वैसे इसने मेंशन नहीं करा तो ये वाला भी करेक्ट है और इस हिसाब से ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं करा है कि बी आर एम एस की बात कर रहा है या फिर बी नॉट की बात कर रहा है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें। विद्युत क्षेत्र ई का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, अभी अभी जस्ट ही बताया था, इसमें भी सेम चीज प्रॉब्लम करेगी, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं करा कि वो बी ई आर एम एस है या ई नॉट है। पर अगर एग्जाम में मान लो आ जाए तो फिर आप इसको ही प्रेफरेंस दीजिएगा, इसमें इसको और इसमें इसको। चलिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग की औसत तीव्रता आई, ऊर्जा घनत्व का औसत मान u व चाल c में क्या संबंध होगा। ये अपन से पूछ रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंग की औसत तीव्रता मतलब इंटेंसिटी i है, ऊर्जा घनत्व u है और प्रकाश का वेग c, इन तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें बस बच्चों यही रिलेशन होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a, I इक्वल्स टू u c इंटू यू, ठीक है। अपन ने निकाला था रिलेशन में, ऐसी बात नहीं है यार। चलिए, जैसे बच्चों c का फॉर्मूला होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैसे किसी माध्यम के अंदर अगर अपने को प्रकाश का चाल निकालना हो तो यहाँ पे बस म्यू नॉट की जगह हमारे पास आ जाता है म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिखते हैं 1/μ0 म्यू आर और इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और चाहो तो इसमें से इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दो और 1/म्यू आर एप्सिलॉन आर को भी अलग कर दो। तो ये तो आपका प्रकाश का वेग बन गया, ये आपका क्या बन गया, c बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं c/म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन आप और डिराइव कर सकते हो, बट इसने पूछा इतना तो इतना दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। ओके, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में अवधारणा दी थी, प्रतिघात की 9, प्रत्यावर्ती धारा 9, विस्थापन धारा की दी थी। विस्थापन धारा के बारे में बताया था उन्होंने। एक संधारित्र की प्लेटों के बीच में रिक्त स्थान होकर विस्थापन धारा प्रवाहित होगी अगर संधारित्र की प्लेटों का आवेश समय के साथ बढ़े, समय के साथ बदले, समय के साथ घटे, उपयुक्त सभी, चाहे बढ़े चाहे घटे कुछ भी हो, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स तो विद्युत फ्लक्स तो हर चीज में केस में चेंज होगा, क्योंकि आईडी का फॉर्मूला ही होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, और फ्लक्स जो हमारा वो किस पर डिपेंड करता है, ई इंटू ए। तो आपका विद्युत क्षेत्र चेंज होगा अगर आवेश चेंज होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश पर निर्भर करता है, तो आवेश चेंज होगा तो विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, विद्युत क्षेत्र चेंज होगा तो आपकी जो है विस्थापन धारा वो भी चेंज होगी, ठीक। आ जाइए 25वें प्रश्न पर। बोल रहा है प्लेट क्षेत्रफल A तथा प्लेट विलगाव मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है का समांतर प्लेट संधारित्र अचर धारा I से आवेशित किया जाता है। प्लेटों के मध्य इनके समांतर एक सतह का क्षेत्रफल A/2 है। इससे होकर जाने वाली विस्थापन धारा का मान क्या होगा। जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र है, क्षेत्रफल जो बच्चों हमारे पास A दे दिया इसने, प्लेटों के बीच की दूरी D ले ली। अब अपन से बोल रहा है मान लीजिए इसके बीच में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया, इसका क्षेत्रफल कितना है A/2। इससे कितनी विस्थापन धारा निकल रही होगी, इससे कितनी विस्थापन धारा आईडी का मान पूछ रहा अपन से। अब आईडी का मान होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, और अभी बताया था फाई किसके इक्वल होता है ई ए बाय डी टी। तो बेसिकली मुझे चाहिए ई का मान, तो ई का मान बच्चों किसके बराबर आएगा, बस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो
तो सिग्मा को अपन क्या लिखते हैं, Q बाय ए, याद करो। तो लो हमारे पास आ गया मान E का, उसको डाल दो उधर, देखें कुछ होता है क्या। तो हमारे पास हो गया ID बराबर एप्सिलॉन नॉट DE का मान हमारे पास आ रहा है Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय 2 डिवाइडेड बाय DT। A से आपका A कट गया है, इसमें ये जो बाकी सारी टर्म है जैसे कि एप्सिलॉन नॉट बाय 2 जो है आपका ये कांस्टेंट आएगा बाहर, अंदर आ रहा है dq बाई dt बच्चों। और बच्चों dq बाई dt क्या होता है, करंट ही तो होता है, तो id की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, I/2। करेक्ट आंसर है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, अगर पूरी प्लेट से संबंधित धारा का मान I है तो ऑब्वियसली बात है आधी प्लेट से संबंधित धारा का मान I/2 होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, मतलब मान लो अगर यहाँ पे A/2 की जगह A होता तो आंसर कितना आता I, A/4 होता तो I/4, A/8 होता तो I/8 एंड सो ऑन, आप डायरेक्ट भी उत्तर बता सकते थे। चालन धारा विस्थापन धारा के तुल्य कब होगी, जब स्रोत जो है वो दिष्ट हो। अगर प्रत्यावर्ती है तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत की वजह से दोनों तरीके की धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, आपके चुंबकीय फ्लक्स की वजह से और विद्युत फ्लक्स की वजह से भी। लेकिन अगर दिष्ट स्रोत होगा तो दिष्ट स्रोत की वजह से जो ID है, मतलब मान लीजिए जैसे दिष्ट स्रोत है, तो दिष्ट स्रोत जो है वो कभी भी इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होने देता। किसमें से, इस हमारे प्लेट में से। ठीक है, तो प्लेट के बीच में बेसिकली आपकी जो है अगर ID करंट है कब, जब यहाँ पे I होगी। ठीक है ना, तो दोनों का मान बराबर हो सकता है अगर आपका स्रोत कैसा हो, दिष्ट स्रोत हो। अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुमूल्य नग्नों या पत्थरों की पहचान के लिए कौन सहायक होता है, अल्ट्रावायलेट नहीं, ये तो कीटाणु अगर को मारने के काम आती है, अवरक्त किरणें नहीं, इंफ्रारेड नहीं होती, एक्सरे किरणों का यूज करते हैं अपन नगीनों वगैरह की पहचान करने के लिए कि भाई कौन सा हीरा है, पन्ना है, कौन सा है। माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिनकी आवृत्ति परास माइक्रोहर्ट्ज में होती है, मेगाहर्ट्ज में होती है, ना गीगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम सबसे लघु चुंबकीय तरंगदैर्ध्य होती है। बच्चों देखो, अगर ऊपर से मैं नीचे जाऊं, अपन एक ट्रिक पढ़ी थी, याद है आपको, रेडियो मिर्ची, आई लव एक्सरे गन, याद है। इससे हमारे पास होती थी रेडियो वेव्स, है ना, इससे होती थी हमारे पास माइक्रोवेव्स, इससे इंफ्रा, एल से होती थी हमारे पास लाइट, विजिबल लाइट, एक्सरे तो एक्सरे है ही, और जी का मतलब होता था गामा। तो बच्चों जो गामा होता है ना, यहां से यहाँ पे जाने पर आवृत्ति का मान बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य का मान ऑब्वियसली घटता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग है वो है गामा रेस, क्योंकि गामा रेस की तीव्रता आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है गामा रेस है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति पूछता, मान लो लघु तरंग दैर्ध्य की जगह पूछता अधिकतम आवृत्ति, तो भी ओसी की होती है। तरंग दैर्ध्य के मामले मात खा जाता है। ठीक, यदि एक्स रे गामा रे पराबैंगनी किरणें जो है ना बच्चों, यहाँ पे अपन एक यू भी खा गए थे तो मैं यू भी लिख देता हूँ, अल्ट्रावायलेट है ना, अल्ट्रावायलेट था ना। तो अपन से पूछ रहा है तीन किरणों के इसमें नाम दिए हैं, पहली एक्स किरण, फिर गामा किरण और फिर पराबैंगनी किरण, और इनकी आवृत्तियां दे रखी है। तो वहां पे जाने पर तो आवृत्ति बढ़ रही है, तो अपन से पूछना किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होनी चाहिए गामा की, तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ए के लिए तो हमारे पास एक्स किरण है, ठीक है, बी वाली जो है हमारे पास वो हमारे पास गामा किरणें, और पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो हमारे पास सी है। तो आप थोड़ा सा देखें, दिमाग लगाएं, है ना। आई लव यू, यू का हो गया अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और गामा रेस। तो मतलब सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, सबसे कम होगी आपकी पराबैंगनी, फिर होगा आपका एक्सरे, और सबसे लास्ट में एक्सरे है ना, एक्सरे गन, और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा बी। तो बी का मान जो ए से ज्यादा है और ए का मान सी से ज्यादा। देखें ए का मान बी से छोटा है, ए का मान बी से छोटा है, ये रहा, डी वाला करेक्ट है।
देखो बी वाला ए से बड़ा है, बी वाला ए से बड़ा है, और बी वाला सी से भी बड़ा है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेस की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। गामा रेस की आवृत्ति पर सबसे ज्यादा यही होती है 21 से 18। इसके बाद आएगा तुम्हारा एक्सरे, एक्सरे 18 से कहां गया, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, 18 से 14 आएगा, ठीक है। ये लो हमारे पास आ गया, सॉरी 18 से 16 आएगा। तो यहां पर हमारे पास यहां पर एक्सरे के लिए पूछा, तो एक्सरे के लिए हमारे पास जस्ट नीचे 18 से 16, ठीक। प्रयोगशाला में बैक्टीरियाओं को मारने के लिए, अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, बैक्टीरियाओं को मारने के लिए हमेशा अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवरक्त किरणें इनमें से किस क्षेत्र में होती है? अवरक्त होता है हमारे पास इंफ्रा, है ना, इंफ्रावेव्स। सूक्ष्म होती है हमारे पास हमारी रेडियो मिर्ची, माइक्रोवेव्स हमारे होती सूक्ष्म तरंगे। आई लव यू एक्सरे का, तो हमारे पास ये इंफ्रा। अब इंफ्रा जो है वो किस किस के बीच में आ रही है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इंफ्रा का मतलब अवरक्ति होता है। अवरक्त जो है हमारे पास सूक्ष्म तरंगों, और लाइट ये हमारे पास हमारी नॉर्मल तरंगे जिसको हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। तो अवरक्त प्रकाश हमारे सूक्ष्म और दृश्य प्रकाश के बीच में आ रहा है, रेडियो के बीच में तो नहीं आ रहा, इसका करेक्ट आंसर ये। हाँ, अगर रेडियो और सूक्ष्म के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश हीरा तुम्हारा और पराबैंगनी के बीच में कुछ नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे देख लो सिर्फ ये बचा हमारे पास। ओहो, इसका उत्तर लगा हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है? तरंग लंबाई का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्ध्य ही तो होता है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा की होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे ज्यादा होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? बच्चों जो प्रकाश जो किरणें जो होती है जिनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उनकी विभेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होगी, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा गामा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अवरक्त होती है, ध्वनि तरंगे नहीं है, बाकी सब है, पराबैंगनी होती है, एक्सरे किरण होती है, सब होती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी के ताप का औसत तापमान बरकरार रखती हैं? गामा किरणें नहीं रखती, दृश्य किरणें नहीं रखती, पराबैंगनी किरणें तो तापमान बढ़ाती हैं, ये बोली औसत तापमान मेंटेन करके रखती है, तो वो अवरक्त किरणें हैं, ठीक है। इंफ्रा वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च परिशुद्धता के प्रयोग यथा नेत्र की लेंसिक सर्जरी के लिए प्रयोग होती है? मतलब क्या बोलते हैं, लेस्मिक सर्जरी जो होती है, आंखों की जो सर्जरी होती है, उसके लिए इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज किया जाता है उच्च परिशुद्धता के अनुप्रयोग में? तो बच्चों जैसा हमने पहले भी पढ़ा था इसके अंदर उत्तर की, भाई जो सफाई में यूज होती है वही हमारी उसमें भी यूज होती है, सर्जरी में ही हमारे पास सी उत्तर है इसका, पराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा नहीं होती, बीटा का तो नाम ही नहीं सुना, ठीक है ना। ऊष्मीय तरंगे आपकी अवरक्त तरंगे, ऊष्मीय तरंगों का मतलब यहाँ पे अवरक्त से ही ना, घबरा मत जाना इसको देख के, पहले पता पड़े इसी को लगा दिया हमने, अवरक्त तरंगे ही है। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी? मैक्सवेल ने नहीं की थी, मैक्सवेल ने तो इक्वेशन दी थी, पर प्रायोगिक पुष्टि हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं। अब देखो, अगर मैं विबग्योर के बारे में बात करूं तो विबग्योर में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, आर की सबसे कम होती है वॉयलेट की, तो यहां से यहां तक तरंग दैर्ध्य लैम्डा बढ़ रहा है। तो अब देखो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की, तो देखो लाल सबसे लास्ट में किसमें लिखा है, इसी में, तो ये ऑप्शन है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना भाई, लाल की सबसे ज्यादा होती है तो लास्ट, भाई बोला ना बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे लास्ट में लाल होना चाहिए, लाल मिल गया, खत्म उत्तर। दिमाग क्यों लगाओ आगे वालों को देख के। ओके, अभी बताया था सी किसके इक्वल होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुछ है ही नहीं इसमें तो। 44वां क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं? बच्चों दूर संचार में माइक्रो तरंगों का यूज होता है, दृश्य तरंगों का तो यूज हो नहीं सकता, एक्सरे का नहीं हो सकता, पराबैंगनी का नहीं हो सकता, माइक्रो तरंग का यूज होता है, वो दूर संचार में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से नहीं, दोनों से हो सकती है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही हमारे
विद्युत चुंबकीय तरंगों को विक्षेपित कर सकता है। तो बच्चों इसी के साथ ही इस वाले लेक्चर को अपन करेंगे ओवर। आज 45 प्रश्न हमने बहुत ही कम समय में कर लिया। आई होप सबको मजा आया होगा, समझ आया होगा। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं इस चैप्टर में, मुश्किल से 1 या 2 बनेगा। तो आपको अगर आप लोगों ने देख लिया ना, मोर देन इनफ है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो फटाफट से